हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 10 जनवरी 2024 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर सबसे पहली जो न्यूज़ प्रमुखता से प्रकाशित की गई है, मालदीव और भारत का जो विवाद चल रहा है उसको लेकर। देखिए, लक्षद्वीप में मिनिकॉय द्वीप पर बनेगा हवाई अड्डा और मालदीव से जो जारी विवाद है उसके बीच लक्षद्वीप को पर्यटन के लिहाज से देश का एक नया प्रमुख केंद्र बनाने के तौर पर पूरी शिद्दत से केंद्र सरकार अब जुट गई है। भारत अब वहां मिनिकॉय द्वीप समूह में एक नया एयरपोर्ट विकसित करने की योजना बना रही है, जो नागरिक वाणिज्यिक विमानों के साथ साथ लड़ाकू जेट सहित सैन्य विमानों को भी संचालित करने में सक्षम होगा। इसमें होगा क्या कि अरब सागर और हिंद महासागर क्षेत्र पर नजर रखने में भी मदद मिलेगी और सैन्य परिवहन विमानों का भी संचालन यहाँ पर ज़्यादा हो सकेगा। यहाँ पर संयुक्त हवाई अड्डा बनाने की जो योजना है, जहाँ से कि लड़ाकू जेट, सैन्य परिवहन विमानों और वाणिज्यिक विमानों का भी संचालन किया जा सके, यानी कि तीनों क्षेत्रों का इसमें संचालन किया जा सके विमानों का। इसमें मिनिकॉय द्वीप समूह में इस नए हवाई क्षेत्र को विकसित करने के लिए सरकार के पास प्रस्ताव भेजे गए हैं। संयुक्त हवाई अड्डा बनाने की इस योजना को हाल के दिनों में दोबारा से प्राथमिकता पर ला दिया गया है और इस पर काफी तेज गति से कार्य भी किया जा रहा है। सैन्य अगर दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह हवाई अड्डा भारत को एक मजबूत क्षमता प्रदान करेगा, जिसका इस्तेमाल अरब सागर और हिंद महासागर क्षेत्र में नजर रखने के लिए भी किया जा सकता है। रक्षा मंत्रालय के अधीन भारतीय तटरक्षक ऐसा पहला बल था जिसने मिनिकॉय द्वीप में हवाई पट्टी के विकास का सुझाव दिया था। मिनिकॉय में हवाई अड्डा क्षेत्र में पर्यटन को भी बढ़ावा देगा, यानी अगर यहाँ पर हवाई अड्डा बनता है तो सिर्फ एक हवाई अड्डे से कई टारगेटों को इसमें साधा जा सकता है। फिर यहाँ पर एक पिक दी गई है जिसमें दरवाजा दिखाया गया है एक राम मंदिर निर्माण का, कि स्वर्ण कपाटों से सज्जित होने लगे हैं रामलला। देखिए, रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों के बीच मंदिर के भूतल पर 2 स्वर्ण जड़ित कपाट लग गए हैं। अभी गर्भगृह के मुख्य द्वार पर नहीं लगाया गया है स्वर्ण जड़ित कपाट। 1 सप्ताह के भीतर भूतल के 14 स्वर्ण जड़ित कपाट लगा दिए जाएंगे और 15 जनवरी तक हर हाल में भूतल यानी कि पहले फ्लोर का काम जो है वो पूरा कर दिया जाना है। और राम मंदिर के तीनों तल को में मिलाकर कुल 14 कपाट हैं और 14 में से 38 कपाट में स्वर्ण जड़ित दरवाजे लगने हैं। टोटल जो इसमें गोल्ड यूज होगा वो 100 किलोग्राम गोल्ड यूज होगा। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नौकरी के बदले जमीन घोटाले में राबड़ी व मीसा के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल। ईडी ने रेलवे में नौकरी के बदले जमीन से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दायर किया है पहला आरोप पत्र। चार्जशीट में लालू यादव परिवार के सहयोगी अमित कात्याल व कुछ अन्य व्यक्तियों का भी नाम इसमें शामिल किया गया है। आगे इसमें बताया गया है कि जो PMLA अदालत ने 4751 पन्नों के आरोप पत्र पर 16 जनवरी को संज्ञान लेने का आदेश दिया था। देखिए, जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे, यानी कि 2004 से 2009 तक जब वो रेल मंत्री थे, तो उन्होंने रेलवे में ग्रुप डी में वैकेंसी यानी कि नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से जमीनों का अधिग्रहण किया। यानी कि आप हमें जमीन दीजिए, हम आपको रेलवे में ग्रुप डी में नौकरी दे देंगे या अन्य पोस्टों पर नौकरी दे देंगे। तो ये मामला पूरा ईडी के सामने तब आया जब नई गवर्नमेंट आई, यानी 2014 में ये मामला प्रकाश में आया। तो इसमें खूब कमाई की गई। पहले उसको कंपनी के नाम पर ट्रांसफ़र किया गया, फिर ये कंपनी से परिवार के लोगों को ट्रांसफ़र कर दी गई है ज़मीन। तो इस तरीके से ये आरोप पत्र दाखिल हुआ है और इसमें अब मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि 7 वर्षों में वीवो इंडिया ने की थी 20,000 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग। देखिए, ईडी ने विशेष PMLA अदालत में दाखिल आरोप पत्र में इसका उजागर किया है इसको। और आइल ऑफ मैन, समोआ और हांगकांग स्थित जो मुखौटा कंपनियों में ये राशि भेजी गई थी। वीवो इंडिया ने 7 वर्षों में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की मनी लॉन्ड्रिंग की है और मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के तहत दायर चार्जशीट में यह तथ्य उजागर हुए हैं। चार्जशीट के अनुसार वीवो इंडिया ने अवैध तरीके से की गई कमाई को टैक्स से बचाने के लिए विदेश स्थित मुखौटा कंपनियों में पैसे को ट्रांसफर किया है। 2014 में ही वीवो मोबाइल बेचने के उद्देश्य से भारत आई थी। वीवो इंडिया ने 31 मार्च 2021 तक लगभग 75,000 करोड़ रुपए की कुल बिक्री की। इसमें 55,000 करोड़ रुपए की मोबाइल सामान की बिक्री थी
और जिसके लिए पेमेंट किया गया था, लेकिन 20,000 करोड़ रुपए समोआ, आइल ऑफ मैन व हांगकांग में बनाई गई कंपनियों में सर्विस के नाम पर ट्रांसफर किए गए थे। ईडी ने पुख्ता सबूतों के साथ चार्जशीट दाखिल की है। हालांकि 2023 तक वीवो की जो बिक्री का अनुमान है वो 1 लाख करोड़ रुपए तक हो गया है, और यानी कि जो टैक्स बचाने के लिए उन्होंने भारत के पैसे को दूसरी कंपनियों का सहारा लेकर विदेश में भेजा है और यहाँ के टैक्सेस को बचाया है, जिससे भारत को नुकसान हुआ है। ऐसी ही चीन की कई कंपनियां हैं जिन पर अब जांच चल रही है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। AMU अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है, ये केंद्र ने स्टेटमेंट दिया है। AMU यानी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय सुप्रीम कोर्ट में जो दाखिल लिखित दलीलों में बोले हैं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। संविधान सभा में हुई बहस व कानून का हवाला देकर बताया राष्ट्रीय महत्व का संस्थान। देखिए, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने लिखित दलीलों में संविधान सभा में हुई बहस और कानून का हवाला देते हुए कहा कि सबको देखने से साफ होता है कि AMU अल्पसंख्यक चरित्र का संस्था नहीं है, यह राष्ट्रीय महत्व का शैक्षणिक संस्था है। कोई भी विश्वविद्यालय जिसे राष्ट्रीय महत्व का संस्था घोषित किया गया है वह अल्पसंख्यक संस्था नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार से प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 7 जजों की संविधान पीठ में AMU के अल्पसंख्यक दर्जे पर सुनवाई शुरू हुई है। पहले AMU की ओर से बहस शुरू की गई, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक संस्थान नहीं मानने के 2006 के फैसले का विरोध किया गया था। केंद्र सरकार ने 1968 में अजीज बासा मामले में 5 जजों की पीठ ने फैसले के मद्देनजर याचिका वापस ली थी। इसे राजनीतिक रंग नहीं दिया जा सकता। उस फैसले में शीर्ष कोर्ट ने कहा था कि AMU अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है। मेहता ने कहा था कि अजीज बासा मामले में सुप्रीम कोर्ट व्यवस्था तय कर चुका है और अब उस फैसले पर पुनर्विचार की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि बाहरी एजेंसियों के सम्मन पर सीधे हाजिर नहीं होंगे झारखंड के अधिकारी। एजेंसी को दस्तावेज भी सीधे उपलब्ध नहीं करा सकते। विभागीय प्रमुख पर होगा दायित्व। सम्मन प्राप्त होने पर अधिकारी अपने विभागीय प्रमुख को बताएंगे। देखिए, झारखंड सरकार के अधिकारी अब किसी भी बाहरी जांच एजेंसी के सामने सम्मन पर सीधे हाजिर नहीं होंगे। वह इस एजेंसियों को सीधे दस्तावेज या सरकारी अभिलेख भी उपलब्ध नहीं कराएंगे। विभागीय प्रमुख का दायित्व होगा कि वह बगैर देरी किए मंत्रिमंडल, सचिवालय एवं निगरानी विभाग को सूचित करेंगे। सचिवालय एवं विभाग इस पर विधिक परामर्श लेगा। मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट भवन सचिवालय में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में इस आशय का निर्णय किया गया। निर्णय में किसी खास एजेंसी के नाम का उल्लेख नहीं है। प्रस्ताव में कहा गया कि विगत कुछ समय से सरकार के संज्ञान में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें राज्य के बाहर की जांच एजेंसियों द्वारा सक्षम प्राधिकार को बताए बगैर अधिकारियों को सीधे नोटिस या सम्मन भेजकर उपस्थित होने का निर्देश दिया जा रहा है। इसमें हेमंत सोरेन का भी एक स्टेटमेंट आया है कि अभी तो 2024 की हमने शुरुआत की है, आगे इंतजार करिए, अभी और भी निर्णय होंगे। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं कि मुंबई हमले के बाद भारत को करनी चाहिए थी एयर स्ट्राइक। इस न्यूज़ को हमने कल भी डिस्कस किया था। जो पाकिस्तान में भारत के उच्चायुक्त रहे हैं अजय बिसारिया, उन्होंने बताया था कि जब अभिनंदन वर्धमान को पाकिस्तानी सेना ने कैद कर लिया था, तब भारत द्वारा 9 मिसाइलें तान दी गई थी पाकिस्तान की तरफ। अगर वो उन्हें रिहा नहीं करते तो पाकिस्तान पर निश्चित तौर पर हमला होता। और ये सब बातें उन्होंने अपनी पुस्तक एंगर मैनेजमेंट द ट्रबल्ड डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान में बोला है। उन्होंने ये बताया कि अगर 2008 में जो मुंबई के ताज होटल में या मुंबई पर जो आतंकवादी हमला हुआ था उसी समय एयर स्ट्राइक की गई होती तो जो बालाकोट या फिर और भी आतंकवादी घटना थी उनको अंजाम देने की हिम्मत पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद नहीं कर पाता। ये आज की सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति है जो आतंकवाद इस हद तक कम हुआ है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक राशिद खान का निधन हो गया है। मशहूर हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक उस्ताद राशिद खान का 55 वर्ष की आयु में लंबी बीमारी के बाद मंगलवार को निधन हो गया। उन्हें ब्रेन स्ट्रोक के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वह प्रोटेस्ट
कैंसर से भी जूझ रहे थे। लंबे समय से उनका इलाज चल रहा था। कोलकाता के पियरलेस अस्पताल में उन्होंने 3:45 बजे अंतिम सांस ली है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। सटीक मौसम पूर्वानुमान के लिए एनसीआर में लगेंगे 3 रडार, जगह की जा रही है चिन्हित। अभी दिल्ली के बाहर एनसीआर में नहीं है रडार। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन भी 35 से बढ़कर 100 से अधिक करने की है योजना। देखिए, पूर्वानुमान को और बेहतर बनाने के लिए मौसम विज्ञान विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अपने ऑब्जर्वेशन नेटवर्क का विस्तार करने का निर्णय लिया है। अर्बन मेट्रोलॉजी सर्विस के तहत यह कार्य 2 साल में पूरा किया जाएगा। अभी तक मौसम विभाग का पूर्वानुमान बहुत सटीक साबित नहीं हो रहा है। इस स्थिति को बेहतर बनाने के लिए जो मौसम विज्ञान विभाग है वो 5 वर्षों में वृहद स्तर पर प्रयास कर रहा है। पूर्व की तुलना में पूर्वानुमान के कुछ सुधार नजर आने भी लगे हैं। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। यूएई के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक के बाद 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अहमदाबाद में यूएई के राष्ट्रपति नाहयान के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने किया है रोड शो। इससे पूर्व वो जापान के प्रधानमंत्री शिंजो एबे और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी रोड शो कर चुके हैं। विदेशी मेहमानों का स्वागत करने का जो प्रधानमंत्री मोदी का तरीका है, या तो उसे आप कूटनीतिक तरीका कह सकते हैं या फिर भारत की परंपरा कह सकते हैं। इसकी एक वानगी तब देखने को मिली जब गुजरात वाइब्रेंट सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए यहाँ आए संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में रोड शो किया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मित्र यूएई के राष्ट्रपति का अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर व्यक्तिगत तौर पर स्वागत किया। उनके साथ एक कार में सवार होकर 15 मिनट लंबा रोड शो किया। सड़क दोनों तरफ हजारों की संख्या में स्थानीय लोगों ने उनका अभिवादन किया। पिछले 6 महीने में ये चौथी मुलाकात है संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ। और अगले ही महीने दुबई में फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति की मुलाकात होने वाली है। विदेशी मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं रणधीर जायसवाल ने बताया कि मोदी और शेख मोहम्मद के बीच मंगलवार को हुई मुलाकात में दोनों देशों के रणनीतिक रिश्तों को और मजबूती मिली है। पिछले 7 महीनों में जिस तरीके से संबंध और मजबूत हुए हैं वो आगे भी जारी रहेंगे। दोनों नेताओं के समक्ष जो 4 समझौते हुए हैं उनमें एक अपरंपरागिक ऊर्जा स्रोत होते हैं दोहन करने के लिए निवेश का, दूसरा समझौता स्वास्थ्य क्षेत्र में जुड़ी परियोजनाओं के क्षेत्र में सहयोग करने का, तीसरा समझौता भारत में खाद्य प्रसंस्करण पार्क निर्माण से संबंधित है, चौथा समझौता यूएई की कंपनी डीपी वर्ल्ड व गुजरात सरकार के बीच हुआ है। इसका उद्देश्य गुजरात में बंदरगाहों का निर्माण करना है। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में पहले ग्लोबल ट्रेड शो का उद्घाटन होगा। मोजाम्बिक और तिमोर लेस्ते के राष्ट्रपति रहेंगे मौजूद। 1000 कंपनियां, संस्थाएं और सरकारी विभाग इसमें शामिल हो रहे हैं। गेटवे द फ्यूचर थीम पर वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार शाम यहां ग्लोबल ट्रेड शो का उद्घाटन किया। इस दौरान मोजाम्बिक के राष्ट्रपति फिलिप जॉनसिंटो एन्यूसी और तिमोर लेस्ते के राष्ट्रपति जोस रामोस भी मौजूद रहे। गांधीनगर के हेलीपैड ग्राउंड एग्जीबिशन सेंटर पर आयोजित ग्लोबल ट्रेड शो 2 लाख वर्ग मीटर भूतल पर लगा है और इसमें देश दुनिया की 1000 कंपनियां, संस्थाएं और केंद्र व विविध राज्य सरकारों के विभाग शामिल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने ट्रेड शो का उद्घाटन करने के साथ ही द समिट ऑफ सक्सेस कूलेस्ट पोटेंशियल ऑफ गुजरात नामक कॉफी टेबल बुक प्रथम सम्मेलन की याद में 20 रुपए का स्मारक सिक्का और स्मारक पोस्टल स्टैम्प भी जारी किए हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है राजनाथ ने रक्षा औद्योगिक सहयोग पर ब्रिटिश समकक्ष से की है बात। देखिए 2 दिवसीय यात्रा पर गए हैं भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीते 22 वर्षों में किसी रक्षा मंत्री की ये पहली यात्रा है। इससे पहले जॉर्ज फर्नांडिस जनवरी 2002 में
ब्रिटेन की यात्रा पर गए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को अपने ब्रिटिश समकक्ष ग्रांट शॉम्प्स से मुलाकात की है। इस दौरान रक्षा सहयोग, सुरक्षा एवं रक्षा औद्योगिक सहयोग बढ़ाने से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर दोनों के बीच बातचीत हुई है। राजनाथ सिंह 22 साल बाद इस यात्रा पर गए हैं रक्षा मंत्री के तौर पर। एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ग्रांट शॉम्प्स के साथ अच्छी बातचीत हुई है। इस दौरान हमने भारत ब्रिटेन रक्षा संबंधों के पूरे आयाम की समीक्षा की है। हमने रक्षा सहयोग, सुरक्षा के साथ ही रक्षा औद्योगिक सहयोग बढ़ाने संबंधी कई मुद्दों पर चर्चा की है। भारत के रक्षा मंत्रालय के अनुसार बैठक में विचारों का आदान प्रदान हुआ। शॉम्प्स ने इस बात पर जोर दिया कि ब्रिटेन और भारत के संबंध लेन देन पर आधारित नहीं है, बल्कि दोनों देश विभिन्न समानताओं और साझा लक्ष्यों के साथ स्वाभाविक भागीदारी है। द्विपक्षीय बैठक के बाद 2 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इनमें से एक समझौता ज्ञापन द्विपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय कैडेट आदान प्रदान कार्यक्रम के संचालन से संबंधित है। कोई अध्यक्ष नहीं चाहता है निलंबन, लेकिन मर्यादा जरूरी है। जो 146 विपक्षी नेताओं का निलंबन किया गया था, उसको लेकर ओम बिरला बोल रहे थे कि मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्यों के प्रबोधन कार्यक्रम को लेकर इन्होंने ये बात बोली है। कहा, नियोजित तरीके से सदन में अगर व्यवधान उत्पन्न किया जाएगा तो निलंबन आवश्यक हो जाता है। इस न्यूज़ को हम कई बार डिस्कस कर भी चुके हैं। महिलाओं के लिए किसान सम्मान निधि 2 गुना कर सकती है केंद्र सरकार। अभी तक साल में जो 2,000 रुपये की 3 किस्तें दी जाती हैं उसे बढ़ा दिया जाएगा, यानी अब इसे 4,000 रुपये किया जा सकता है, यानी कि सालाना उन्हें 12,000 रुपये दिया जाएगा। जो महिला किसान हैं, महिला किसानों के लिए ये स्कीम लाई जाएगी और जो आने वाला बजट है 1 फरवरी 2024 को, उसमें इसका ऐलान किया जा सकता है। नेक्स्ट न्यूज़, सड़क दुर्घटनाओं पर अब हर माह होगी समीक्षा। तो इस सड़क परिवहन मंत्रालय ने पिछले साल सितंबर तक के हादसों का ऑडिट किया है। पुलिस से अलग दुर्घटनाओं की रिपोर्टिंग का तैयार किया अपना तंत्र। देखिए, सड़क जो दुर्घटनाएं होती हैं उसके मामले में निराशाजनक तस्वीर से चिंतित है केंद्र सरकार अब हादसों की हर महीने समीक्षा करेगी। यह संभव है कि नई व्यवस्था में महीने के आधार पर सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़े भी सार्वजनिक किए जाएंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने हादसों की रिपोर्टिंग पर अपना जो तंत्र तैयार कर लिया है वह सटीक भी हो और कम समय लेने वाला हो। मंत्रालय के एक शीर्ष अधिकारी ने बताया कि साल सितंबर तक की दुर्घटनाओं का ऑडिट इसी माह पूरा हो जाएगा। इसके बाद बाकी 3 माह के लिए भी यही कवायद की जाएगी। इसके बाद रियल टाइम रिपोर्टिंग के साथ हर महीने पिछले माह की जो घटनाएं हैं उसकी समीक्षा की जानी होने लगेगी और जो आंकड़े हैं वो पेश किए जाने लगेंगे। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में जो पहला आर्टिकल है वो है आत्मघाती राह पर बढ़ता मालदीव। देखिए, भारत को भड़काना केवल मालदीव की कठिनाइयां बढ़ाने का ही काम करेगा और इससे उसको ही अधिक नुकसान होगा। इसी पर आर्टिकल लिखा गया है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के उपाध्यक्ष हर्ष वी पंत द्वारा। उन्होंने बताया कि इंटरनेट मीडिया के इस दौर में जहां कूटनीति के समक्ष नई चुनौतियां उत्पन्न हुई हैं, अक्सर इंटरनेट मीडिया में कोलाहल मच जाता है किसी भी मुद्दे को लेकर, जिस पर जो बातचीत है वो आसान तरीके से हो सकती है, लेकिन विवाद इतना बढ़ जाता है और वो राजनीतिक रूप ले लेता है और फिर द्विपक्षीय संबंधों में उसकी खटास देखने को मिलने लगती है। मालदीव की नई सरकार में कुछ मंत्रियों की गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी ने नई दिल्ली और माले के बीच टकराव जाहिर करने के साथ खुद मालदीव के भीतर विभाजन को उजागर करने का काम किया है। यह पूरा मामला 9 वर्ष के अवसर पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप के दौरे पर गए थे उसके बाद से आया है। देखिए, प्रधानमंत्री वहां कोचीन, लक्षद्वीप, आइसलैंड सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन परियोजना के उद्घाटन के सिलसिले में गए थे, लेकिन उन्होंने जो वहाँ की गतिविधियाँ हैं यानी कि वहाँ के पर्यटन क्षेत्र के बारे में लोगों से आह्वान किया कि यहाँ पर भी आप आ सकते हैं घूमने के लिए। उसके बाद उन्होंने किसी प्रतिस्पर्धी पर्यटन केंद्र का उल्लेख तक नहीं किया था, लेकिन मालदीव के कुछ नेताओं ने इसे अपने पर्यटन उद्योग को चुनौती के रूप में देखा। इससे उपजी खींच के चलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीयों के प्रति अपमानजनक बयानबाजी करने लगे। इसके बाद कूटनीतिक गलियारे में तलवारें खींचने लगी। फिर तो इंटरनेट मीडिया पर अपने अपने क्षेत्रों की दिग्गज हस्तियों ने प्रतिक्रियाओं का सैलाब ला दिया और फिर हुआ क्या, बायकॉट मालदीव ट्रेंडिंग में आ गया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया लक्षद्वीप दौरे को मालदीव के एक वर्ग ने इस दृष्टि से देखा कि भारतीय प्रधानमंत्री उनके देश के विकल्प के रूप में उसे प्रस्तुत कर रहे हैं। इस प्रतिक्रिया में मालदीव के युवा सशक्तिकरण, सूचना एवं कला मंत्रालय के उप मंत्री ने एक बयान के बाद भारत में बायकॉट मालदीव्स हैशटैग जो है वो ट्रेंडिंग में आ गया। पिछले राष्ट्रपति जो थे इब्राहिम सोलेह के दौर में मालदीव के साथ भारत के संबंध बहुत अच्छे थे, लेकिन मोहम्मद मुइज्जू के कमान संभालने के बाद से ही द्विपक्षीय रिश्ते जमीन पर आते दिख रहे हैं। उनका चुनाव प्रचार अभियान ही भारत विरोध पर केंद्रित था। उन्होंने तो बाकायदा इंडिया आउट का नारा दिया था। सत्ता संभालने के बाद उन्होंने भारतीय सैनिकों को तत्काल मालदीव छोड़ने तक को बोल दिया, जबकि सैनिकों की संख्या कितनी थी? मात्र 75। राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने पहले विदेशी दौरे के लिए तुर्की को चुना और इस समय भी वो चीन के दौरे पर हैं, 5 दिवसीय चीन के दौरे पर हैं। जबकि मालदीव में जब भी सत्ता परिवर्तन होती थी और कोई भी नया राष्ट्राध्यक्ष बनता था, वो विदेशी दौरे पर पहले भारत आता था। दिसंबर में आयोजित कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में भी मालदीव अनुपस्थित रहा। हाल में मुइज्जू सरकार ने फैसला किया है कि मालदीव भारत के साथ उस समझौते का नवीनीकरण नहीं करेगा जो भारत को मालदीव के क्षेत्र में हाइड्रोग्राफिक सर्वे करने की गुंजाइश प्रदान करता है। यह भारत से दूरी बढ़ाने का साफ तौर पर संकेत है। भारत अभी भी मालदीव का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार होने के साथ ही उसे सबसे अधिक वित्तीय अनुदान प्रदान करता है। पर्यटन मालदीव की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और वहां सबसे अधिक पर्यटक भारत से ही जाते हैं। ऐसे में यह निष्कर्ष निकालना बहुत कठिन नहीं है कि भारत को भड़काना केवल मालदीव की कठिनाइयां बढ़ाने का ही काम करेगा, इसलिए उसे ऐसी कोई काम कतई नहीं करना चाहिए। जहां तक नई दिल्ली के दृष्टिकोण की बात है तो हिंद महासागर में अपनी महत्वपूर्ण भौगोलिक स्थिति के चलते मालदीव उसका एक अहम साझेदार है। वह माले के लिए भारत आर्थिक व सामरिक कवच प्रदान करने वाला मूल्यवान पड़ोसी है। ऐसे में यह आवश्यक हो जाता है कि परस्पर संवेदनशीलता का परिचय देते हुए अपने हितों को पोषित करने पर ध्यान दिया जाए। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो राम मंदिर से रिलेटेड है, जिसको हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, इसको स्किप करेंगे। उसके बाद हम आते हैं बिजनेस पेज पर। बिजनेस पेज में फुटवियर उद्योग की पहली न्यूज़ है कि फुटवियर के घरेलू निर्माता उत्पादन बढ़ाने में जुटे हुए हैं और क्वालिटी कंट्रोल नियम लागू होने से आयात में आएगी गिरावट। भारतीय कंपनियों ने शुरू की तैयारी। इसमें प्रति व्यक्ति फुटवियर का जो प्रयोग बढ़ाने से भी मांग में होगी वृद्धि और ताइवान की कंपनियां भारतीय फर्मों संग कर रही हैं साझेदारी। अगर बात करें 13% भारत की हिस्सेदारी फुटवियर उद्योग में उत्पादन में है। विश्व में 70% हिस्सेदारी फुटवियर इंडस्ट्री में MSME की है। $26 अरब फुटवियर का भारतीय कारोबार वर्तमान में है, जो 2030 तक $90 अरब तक पहुंचने का इसमें अंदाजा लगाया जा रहा है। और खिलौना उद्योग के बाद अब फुटवियर उद्योग में भी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। लेदर और गैर लेदर दोनों किस्म के फुटवियर पर भारतीय मानक ब्यूरो के क्वालिटी कंट्रोल नियम के लागू होने से घरेलू निर्माताओं को उत्पादन का बड़ा मौका मिलने जा रहा है और वे इसकी तैयारी में भी जुट गए हैं। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं कि लगातार तीसरे साल नरम रहेगी वैश्विक अर्थव्यवस्था की रफ्तार। वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि की रफ्तार 2024 में लगातार तीसरे वर्ष धीमी रहेगी। इसका कारण उच्च ब्याज दर, महंगाई अधिक रहना, व्यापार में नरमी के साथ चीन में सुस्ती है, जो सुस्त उसकी अर्थव्यवस्था है वो कारण बताया जा रहा है। विश्व बैंक ने मंगलवार को कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर इस समय यानी इस वर्ष 2.4% रहेगी, जो 2023 में 2.6% रही थी। नेक्स्ट न्यूज़ है कि समस्याओं से निपटने के लिए निजी क्षेत्र का साथ जरूरी है। अजय बंगा, देखिए विश्व बैंक के प्रेसिडेंट अजय बंगा ने मंगलवार को कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के समक्ष जो आने वाली चुनौतियां हैं उससे निपटने के लिए निजी क्षेत्र का सहयोग जरूरी होगा। और उन्होंने ये बोला कि इसकी एक बड़ी वजह यह है कि ना तो सरकारों के पास और ना ही वैश्विक वित्तीय संस्थानों के पास किसी तरह का खजाना है। विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की अगले सप्ताह दावोस में शुरू होने जा रही बैठक से पहले WEF के संस्थापक क्लॉस श्वाब के साथ बातचीत में बंगा ने कहा कि दुनिया के समक्ष तत्कालिक चुनौतियां गाजा और यूक्रेन में संघर्ष साथ कई और भी जो समस्याएं हैं वो हैं, तो इसलिए वैश्विक जो वृद्धि है अर्थव्यवस्था की वो थोड़ी धीमी रहेगी। नेक्स्ट न्यूज़ है
भारत ब्रिटेन के बीच एफटीए पर अगले दौर की वार्ता आज से। 13 दौर की वार्ताएं हो चुकी हैं, 14वां दौर अब चलेगा। भारत भी ब्रिटेन के साथ एफटीए यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहता है, जिसमें कई टैक्सेस खत्म कर दिए जाते हैं या फिर उन्हें कम कर दिया जाता है, जिससे लोगों को सस्ती वस्तुएं उपलब्ध होती हैं। तो कई देशों के साथ एफटीए भारत कर चुका है, जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया, यूएई प्रमुख हैं, और भारत ओमान के साथ भी 16वें दौर की बातचीत कर रहा है। फिर ओमान के साथ भी एफटीए हो जाएगा। एफटीए को लेकर एक अलग से वीडियो बना दिया जाएगा कि एफटीए क्या होता है और इससे क्या फर्क पड़ता है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं, जो है इंटरनेशनल पेज से। जंग रोकने की कोशिशें तेज, अरब देशों का संदेश लेकर इजराइल पहुंचे ब्लिंकन। अमेरिकी विदेश मंत्री ने राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बातचीत की है। गाजा युद्ध के बाद उसके भविष्य के लिए योजना पर वार्ता। इजरायली गोलाबारी जारी है, 24 घंटे में 57 फिलिस्तीनी इसमें मारे गए हैं। बंधकों की रिहाई को लेकर मिस्र में भी चल रही है वार्ता। तो जो इजरायली सेना की गाजा पर भीषण गोलाबारी है, उसके बीच जंग रोकने के प्रयास अब तेज हो गए हैं। अरब देशों का संदेश लेकर इजराइल पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने मंगलवार को राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से भी मुलाकात की है। वह गाजा युद्ध के बाद इसके भविष्य की योजनाएं तलाश रहे हैं। हालांकि युद्ध अब रुकना भी चाहिए, क्योंकि इसमें निर्दोष लोग अब मारे जा रहे हैं। ये युद्ध 7 अक्टूबर को शुरू हुआ था, जब हमास ने इजराइल में हमला किया था कुछ ठिकानों पर। उसके बाद इजराइल तो आक्रामक होकर हमला कर ही रहा है और हमास को वो पूरा तबाह कर देना चाहता है। बांग्लादेश में आज नवनिर्वाचित सांसद व कल मंत्री लेंगे शपथ। इसमें आपको पता होगा कि राष्ट्रपति भवन वंग भंग में राष्ट्रपति मंत्रियों को दिलाएंगे शपथ। 300 सदस्यीय संसद में आवामी लीग 223 सीटों पर जीती है, यानी कि इसमें शेख हसीना फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं बांग्लादेश की, और 2009 से वो इस पद पर हैं। गैब्रियल एटल बने फ्रांस के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति मैक्रोन ने इस पद के लिए किया चयन। देश के पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री भी ये बन गए हैं। एलिजाबेथ बोर्न के इस्तीफे के बाद खाली हो गया था पद। देखिए, गैब्रियल एटल फ्रांस के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। उनकी उम्र 34 वर्ष है। वह फ्रांस के पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री भी बने हैं। एलिजाबेथ बोर्न के इस्तीफे के बाद राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने एटल को प्रधानमंत्री नियुक्त करने की मंगलवार को घोषणा की थी। एलिजाबेथ बोर्न ने आव्रजन कानून को लेकर राजनीतिक तनाव के कारण सोमवार को इस्तीफा दे दिया था। इस कानून का उद्देश्य विदेशियों को वापस स्वदेश भेजने के सिलसिले में सरकार की शक्तियां बढ़ाना है। एटल सरकार के प्रवक्ता और शिक्षा मंत्री के रूप में जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। गैब्रियल की नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब मैक्रोन राजनीतिक दबाव के बीच अपनी टीम में कुछ बड़े बदलाव कर रहे हैं। चलिए, तो ये आज का 10 जनवरी 2024 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।